नमस्कार बच्चों, मैं पंकज कुमार बुधानी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिल्किसगंज सीहोर में उच्च श्रेणी शिक्षक कॉमर्स के पद पर हूँ और बही खाता विषय, अर्थशास्त्र विषय और व्यवसाय अध्ययन तीनों ही कॉमर्स के मुख्य विषयों का मैं अध्यापन कार्य करता हूँ। ये वीडियो मैंने 12th क्लास के बही खाता विषय के साझेदारी पार्ट के लिए बनाया है। ये पहला पार्ट है, आप समझ लीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय हो तो व्यवसाय में सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है या बनाया जाता है, बनाकर बेचा जाता है या खरीद कर बेचा जाता है। यदि बनाकर बेचा जाता है तो उसे उद्योग कहते हैं और खरीद कर बेचा जाता है तो उसे व्यापार कहते हैं। इसके अलावा यदि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तो जैसे कि मान लिया कि 4-5 लोग मिलकर कोई दुकानों में बही खाते का कार्य कर रहे हैं तो ये पेशा कहलाएगा। यदि बात आ रही है यहाँ पर मेन जो हमारा टॉपिक है वो है साझेदारी। साझेदारी का मतलब ये है कि किसी भी व्यापार या व्यवसाय को 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा किया जाना। साझेदारी शब्द हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है। साझेदारी शब्द आप लोगों ने पहले से सुना हुआ होगा। हमारे सामान्य जीवन में भी हम इस साझेदारी शब्द का उपयोग करते हैं। साझेदारी शब्द जहाँ भी आया है इसका मतलब ये होता है कि 2 लोग होंगे या 2 से ज़्यादा लोग होंगे उस कार्य को करने के लिए। कोई भी कार्य हो यदि साझेदारी में हो रहा है तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उसमें होंगे, ये हमारे दिमाग में विचार उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल ठीक, आपके दिमाग में विचार उत्पन्न होता है। साझेदारी व्यवसाय में भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, ये इसकी पहली और मुख्य विशेषता है, पहली और मुख्य पहचान कि उस व्यापार को करने में 2 या 2 से ज़्यादा लोग लगे होंगे। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति की क्षमताएं सीमित होती हैं। यदि कोई व्यक्ति धनवान है, उसके पास पैसा है, तो यदि हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास पैसा हो और उसके पास व्यवसायिक योग्यता न हो, उसको व्यापार करना आता ना हो। हमने देखा है समाज में कई लोग हैं, उनके पास खूब पैसा रहता है पर वो व्यवसाय नहीं कर पाते, व्यापार नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास बिजनेस का नॉलेज नहीं होता, उनके पास वो दूसरी क्षमताएं नहीं होती जो कि एक अच्छे व्यापारी में होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर जब कोई व्यापार किया जाता है तो कई प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है, कई प्रकार की कुशलताएँ व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। पैसा भी बड़ी मात्रा में होना चाहिए, फिर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, कौन सी चीज़ कच्चा माल कहाँ मिलेगा, फिर ये माल बिकेगा कैसे, और इसके अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ें, हिसाब किताब रखना, कानून का पालन हो सके व्यवसाय में। तो ये सारी योग्यताएं एक व्यक्ति के अंदर नहीं होती, इसलिए अलग अलग योग्यताओं वाले व्यक्ति मिलकर व्यवसाय को करते हैं। कोई पैसा लगाता है, हालांकि सामान्यतः पैसा सब लगाते हैं, कोई ज़्यादा लगाता है कोई कम लगाता है, पर पैसा सब लगाते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि व्यापार में पैसा लगाकर ही कोई व्यक्ति साझेदार बन सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा योग्य हो तो उसको बिना पैसा लगाए भी फर्म में यानी अपने व्यवसाय में पार्टनर बनाया जा सकता है। आप ही कल्पना कीजिए, आपके पास खूब बड़ी मात्रा में पैसा है, यदि आप व्यापार करने की आप में योग्यता नहीं है या आपको लगता है कि कोई एक व्यक्ति है कि जो कि बहुत ज़्यादा योग्यता वाला है, तो आप क्या चाहेंगे ये भी हमारे साथ व्यापार में आ जाए। और आप यदि उसके सामने ऑफर रखते हैं और वो व्यक्ति बोलता है मेरे पास पैसा नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, पैसा हम लगाएंगे, आप तो हमारे साथ आ जाइएगा और आपको भी लाभ में हिस्सा मिलेगा, हमको भी हिस्सा मिलेगा, जो भी फ़ायदा होगा मिलकर बांट लेंगे। तो साझेदारी व्यापार करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें भिन्न भिन्न योग्यता वाले व्यक्ति भिन्न भिन्न पूंजियाँ लगाते हैं और जो व्यापार उस व्यापार को करते हैं और उस व्यापार में जो भी लाभ होता है उसे वो आपस में बांटते हैं। अब ये लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि किसी को ज़्यादा मिले और किसी को कम मिले। ये उनके आपसी समझौते पर निर्भर करता है कि किसको क्या मिलेगा। तो हमारी इस बात से एक बात और बीच में निकल के आती है कि आपसी समझौता ये साझेदारी की दूसरी विशेषता है कि साझेदारी में जो साझेदार होते हैं उनके बीच में उस व्यापार के संचालन और उस व्यापार के लाभ हानि के विभाजन के लिए आपस में उनका एक समझौता होता है, यानी आपस में वो तय किया हुआ होता है कि हम क्या करेंगे लाभ का। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि व्यापार को चलाने के लिए जो भी वो चाहते हैं, जैसे वो रूल्स बनाना चाहते हैं, उन सारे नियमों का, उन सारी व्यवस्थाओं का एक सामूहिक रूप उनका समझौता कहलाता है। इसको हमारे विषय की भाषा में साझेदारी संलेख कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप डीड।
साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच में फर्म को चलाने के लिए जो आपस में समझौता हुआ है उसको हम साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख में कई प्रकार के नियम लिखे रहते हैं कि फर्म को हम कैसे चलाएंगे, किसकी कितनी पूंजी लगेगी। अच्छा, एक बात और मैं आपको पहले बता दूं कि साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। यानी लिख के भी तय किया जा सकता है, लिख के रख लेंगे नियमों को कि साहब हम फर्म चलाने में इन नियमों का पालन करेंगे, और बोल के भी तय किया जा सकता है कि भैया हम आपस में अपनी फर्म को चलाएंगे तो ऐसे ऐसे नियमों का हम पालन करेंगे। परंतु फिर भी कानून ये बोलता है कि लिखित समझौता क्योंकि सबूत नहीं है, क्योंकि उस प्रमाण का काम नहीं कर सकता, मौखिक समझौता जो है क्योंकि प्रमाण का काम नहीं कर सकता, सबूत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता न्यायालय के सामने, इसलिए समझौता लिखित में ही बना लिया जाना अच्छा रहता है। यानी जब हम किसी फर्म की स्थापना करें तो साझेदारों को आपस में लिख के रख लेना चाहिए कि भैया कौन कितने पैसे लगाएगा, किसको कितना लाभ में भाग मिलेगा, क्या किसी को वेतन देंगे। ये भी हो सकता है कि कोई साझेदार कोई ज़्यादा काम कर रहा हो तो वो बोले भैया मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा वेतन दीजिए आप। या कोई ऐसा काम हो जो हम दूसरे से कराने वाले हैं तो साझेदार बोलेगा साहब मैं कर दूंगा उस काम को, जो वेतन आप दूसरे को दोगे वो मुझे दे देना। तो लेकिन यदि वेतन देने का तय हुआ है तो उसे लिख लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में दूसरे साझेदार पलट जाएं, मुकर जाएं। मानव स्वभाव है साहब मुकरने का। और साझेदारी के बारे में आपको एक बात और बता दूं मैं कि साझेदारी के बारे में कहा जाता है कि साझेदारी की हांडी चौराहे पर टूटती है। यानी जब साझेदारी की स्थापना होती है तब तो सब मित्र रहते हैं, एक दूसरे को जानने वाले रहते हैं, एक दूसरे को के ऊपर खूब विश्वास रहता है और बिना लिखित समझौता किए ही साझेदारी की स्थापना वो कर लेते हैं। लेकिन जब बाद में विवाद होता है तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि परेशानियों का सामना ना करना पड़े तो फिर समझौता लिखित में ही होना चाहिए। तो साझेदारी की एक विशेषता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग इसमें होते हैं, अलग अलग योग्यताओं वाले, ताकि सब तरह के काम वो मिलकर कर सकें। और दूसरी इसकी विशेषता होती है कि इनमें आपस में समझौता होता है। ये समझौता लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, इस बारे में कोई कानून नहीं है, पर लिखित ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसे प्रमाण के तौर पर न्यायालय के सामने पेश किया जा सकता है। अब मैं आपको एक विद्वान है किम्बाल, उनके द्वारा दी गई साझेदारी की परिभाषा सुना रहा हूँ पढ़ के, क्योंकि परिभाषा शब्दशः ही पढ़ी जाती है इसलिए आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। किम्बाल बोलते हैं जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है वैसे वैसे एकल व्यापार का ढंग अपर्याप्त होता है। एकल व्यापारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व इतने अधिक हो जाते हैं कि स्वामी की इच्छा अपने श्रेष्ठ सहयोगी को व्यापार में सहभागी बनाकर प्रोत्साहित करने की हो जाती है। जब कोई आदमी अकेला कोई काम करता है तो शुरू तो वो कर लेता है, लेकिन हो सकता है कि बाद में काम इतना बढ़ जाए कि उसके अकेले के बस की वो व्यवसाय को चलाना ना रहे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या चाहेगा कि भैया अच्छे लोग मेरे साथ 1-2 लोग जुड़ जाएं तो मैं अपने व्यवसाय को और आगे भी बढ़ा सकूं और अपने व्यवसाय का संचालन अच्छे तरीके से कर सकूं। ऐसे में वो अपने व्यापार में दूसरे लोगों को भी शामिल कर लेता है, उनको भी लाभ में हिस्सा देने के लिए राजी हो जाता है। और वो जरूरी नहीं कि उनसे पूंजी ना मंगाए या मंगाए, उनसे पैसा मंगा भी सकता है। और यदि पैसा लाने में सक्षम नहीं है, बहुत ज़्यादा योग्य है, तो उन्हें बिना पैसा लिए भी व्यापार में शामिल किया जा सकता है। और जब उस व्यापार में 1 से अधिक लोग हो जाते हैं तो वो व्यापार साझेदारी फर्म के नाम से जाना जाने लगता है। साझेदारी के लिए जो कानून बनाया गया है भारत में, वो उस कानून का जो नाम है वो है साझेदारी अधिनियम 1932। इसको आप लिख के रखिएगा, दिमाग में बिल्कुल याद रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि साझेदारी के संचालन के लिए कौन सा कानून लागू होता है। तो साझेदारी के संचालन के लिए साझेदारी अधिनियम 1932 लागू किया जाता है। अब मैं आपको जल्दी से साझेदारी के लक्षणों के बारे में बता देता हूँ। पॉइंट्स पहले आपको बता देता हूँ, आप इन पॉइंट्स को सुनकर नोट कर लीजिए। जब भी आप वीडियो देखने बैठे तो अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिए। नोट्स बनाने के आप अपने डालिए, क्योंकि बड़ी क्लासों में नोट्स बनाकर ही पढ़ाई की जाती है। तो आप नोट्स जैसे जैसे बताएं ऐसे आप बनाते जाइए। तो साझेदारी के लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। साझेदारी का अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग लक्षण मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन जो उसकी कैरेक्टरिस्टिकीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ।
सबसे पहला लक्षण है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साझेदारी में 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, और कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 100 लोग फर्म में हो सकते हैं। पहले 20 हुआ करते थे, लेकिन अभी 2013 में नया कंपनी अधिनियम आया और उसमें जो अमेंडमेंट किए गए यानी सुधार किए गए, उसके फलस्वरूप अब संख्या जो है 100 हो गई, अधिकतम संख्या। दूसरी मैंने आपको इसकी विशेषता बताया कि आपस में समझौते का होना या अनुबंध का होना, ये दूसरा पॉइंट है, आप पॉइंट वाइज नोट कीजिएगा। साझेदारी फर्म को चलाने के लिए जो भी साझेदार आपस में नियम कायदे तय करते हैं, उनको एक कागज में लिख लिया जाता है और सबके सिग्नेचर उस पर कर लिए जाते हैं। इसके बारे में आपको आगे और भी विस्तार से बताऊंगा साझेदारी अनुबंध के बारे में, इसमें क्या क्या लिखा जाता है। पर फिर भी अभी विशेषताएं हम क्योंकि आपको बता रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना ही लिख लीजिए कि साझेदारी फर्म को चलाने के लिए जो आपस में वो समझौता करते हैं, जो नियम बनाते हैं, उन नियमों के सामूहिक रूप को साझेदारी अनुबंध कहा जाता है। तीसरी इसकी विशेषता है कि वैधानिक व्यवसाय साझेदारी फर्म तभी वैध मानी जाएगी, फर्म यानी उन सबकी संस्था जो रहती है उसको फर्म कहा जाता है, तो साझेदारी फर्म तभी वैध मानी जाएगी जबकि वो एक वैधानिक कार्य करे। अवैध कार्य यदि कर रही है तो फर्म भी अवैध हो जाएगी, फिर वो साझेदारी फर्म कहलाएगी ही नहीं, क्योंकि वो तो अवैध हो जाएगी। अवैध यानी सरकार ने अगर किसी कार्य को करने के लिए मना किया है तो फिर वो काम वो फर्म ना करे। अगली इसकी विशेषता है कि लाभ का विभाजन। साझेदारी फर्म में जितने भी साझेदार होते हैं वो साल के आखिरी में लाभ की गणना करते हैं और उस लाभ को वो आपस में बांटते हैं। कोई एक व्यक्ति के पास लाभ नहीं रहता है, बल्कि जितने भी उसमें पार्टनर हैं उन सब में उनके समझौते के हिसाब से लाभ को बांट दिया जाता है। सबको बराबर भी बांटा जा सकता है और कम ज्यादा भी बांटा जा सकता है। इसकी अगली विशेषता है व्यापार का संचालन। व्यापार का संचालन सभी साझेदार मिलकर करते हैं या फिर उन लोगों के द्वारा जो तय कर लिया जाता है कि साहब जैसे मान लिया कि 10 लोग साझेदार हो गए तो 10 के 10 तो जाके व्यापार में बैठेंगे नहीं, तो वो आपस में तय कर लेते हैं कि भैया ये 6 लोग मिलकर व्यापार चलाएंगे। अधिकार सबका रहेगा, लेकिन संचालन ये लोग करेंगे, जो ज्यादा योग्य लोग हैं उनको संचालन सौंपा जा सकता है। यानी साझेदारी व्यापार का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा या उन सब के द्वारा जिनको तय किया गया है, उन सब के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है। इसकी अगली एक विशेषता है कि प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होना। सभी साझेदार अपनी फर्म के मालिक तो होते ही हैं, साथ में वो फर्म के अपनी संस्था के एजेंट भी होते हैं। जैसे कि एक एजेंट कोई कार्य करता है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए पूरी की पूरी संस्था उत्तरदायी होती है। उदाहरण के लिए कोई बीमा कंपनी वाला एजेंट किसी ऐसे व्यक्ति का बीमा कर देता है जिसका बीमा नहीं करना था, पर वो कर देता है और फिर नुकसान हो जाता है और उसकी भरपाई करनी है, तो बीमा कंपनी ये नहीं बोल सकती अरे साहब ये तो एजेंट ने बीमा किया था, एजेंट ने गलती करी, एजेंट जाने। नहीं, गलती एजेंट ने की है, भुगतना फर्म को पड़ेगा। ऐसे ही साझेदार अगर कोई भी मिस्टेक करता है व्यवसाय में तो उसका पूरा खामियाजा फर्म को भुगतना पड़ता है। फर्म के बाकी साझेदार ये नहीं बोल सकते कि साहब ये तो साझेदार ने किया है तो इसकी जिम्मेदारी साझेदार की ही होगी। प्रत्येक साझेदार फर्म का मालिक भी होता है और उसका एजेंट भी होता है और उसके द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कार्यों के लिए जिम्मेदार फर्म होती है। अगली इसकी विशेषता है, और एक बहुत बड़ा दोष भी है साझेदारी फर्म का और विशेषता भी है, और इस बारे में कई बार छोटा प्रश्न पूछा जाता है, असीमित उत्तरदायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। असीमित यानी क्या कि दायित्व की कोई सीमा नहीं है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि 5 लोगों ने 1-1 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, 5 लाख रुपए इकट्ठे हुए। अब इन 5 लोगों ने व्यापार आरंभ किया और 5 लाख इनने कहीं से उधार भी ले लिया। कितने हो गए? 10 लाख। 10 लाख रुपए फर्म में लगे हैं और फिर पूरा सामान चोरी हो गया, यानी 10 लाख का नुकसान हो गया। अब सबने 1-1 लाख लगाया था, उनका 1-1 लाख तो डूब गया। साथ में जो 5 लाख रुपए उधार लिए हैं वो भी उनको भुगतने पड़ेंगे। यानी जितना पैसा लगाया जिम्मेदारी उतनी नहीं है, इसके अलावा भी आपको पैसा लाकर देना पड़ सकता है। इसलिए कहा था साझेदारी फर्म में उत्तरदायित्व असीमित होता है। आगे वो समझिए, मान लिया कि 5 लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जो कि 1 रुपए भी ला नहीं सकते, उनके पास है ही नहीं देने, तो बाकी के 3 लोगों को 5 लाख देने पड़ेंगे। उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि साहब हम तो 5 लोग हैं तो 5 बराबर बांटते थे तो 5 1-1 लाख का नुकसान वहन करेंगे, हम 3 ने तो दे दिया, इन दोनों का इन 3 लोगों से। ऐसा नहीं, जिम्मेदारी फर्म की है और फर्म की जिम्मेदारी सबकी है, और यदि कोई साझेदार अगर उस जिम्मेदारी को वहन नहीं कर पा रहा है तो बाकी के लोग उस जिम्मेदारी को बोझ को उठाएंगे। इसलिए कहा जाता है साझेदारी फर्म में उत्तरदायित्व असीमित होता है और इसीलिए लोग बाग साझेदारी करने से डरते भी हैं।
कि भैया जो हमने पैसा लगाया वो तो डूबेगा डूबेगा, अगर नुकसान हो गया तो साथ में हमें और भी देना पड़ सकता है, और ये दूसरे साथी जो है इनका हिस्सा भी हमें देना पड़ सकता है। अगली इसकी विशेषता है हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध। नए शब्द हैं, आपके लिए थोड़ा आपको परेशानी आएगी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। हित यानी अपना जो भी हिस्सा है उसमें, और हस्तांतरण यानी दूसरे के नाम करना, और प्रतिबंध यानी रोक। यानी साझेदारी फर्म की विशेषता ये है कि कोई भी साझेदार अपना हिस्सा दूसरे के नाम हस्तांतरित नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति साझेदार है और ये बोले कि भैया मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बदले आज से ये मेरा पड़ोसी साझेदार रहेगा, तो ये संभव नहीं है। तभी संभव है जब बाकी के साझेदार राजी हों। अगर बाकी के साझेदार राजी नहीं है तो साझेदार अपने हित को दूसरे के नाम हस्तांतरित नहीं कर सकता। उसे खुद ही साझेदार रहना पड़ेगा, और उसे नहीं जम रहा है तो वो फर्म छोड़कर चले जाए, अपना हिस्सा लेकर चले जाए। अपने बदले वो दूसरे व्यक्ति को साझेदार नहीं बना सकता। इसके अलावा और भी कई विशेषताएं हैं, लेकिन इतने में आपका काम चल जाएगा। इनको आप फेयर कर लीजिए, और फेयर करने के बाद आपको पता है लिखकर और मेरे पास आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में डालना है, ताकि मैं इसको जांचूं, चेक कर सकूं कि आपने कहाँ गलती की है। ठीक है, इसके बाद कल मैं आपको साझेदारी संलेख के बारे में विस्तार से बताऊंगा, और जो मैंने आपको साझेदारी का आशय बताया, विशेषताएं बताई, इनको आप पुस्तक में भी पढ़िए ताकि आपका ज्ञान और ज़्यादा मजबूत हो सके। नमस्कार।